और बड़ी खबर मिल रही है, सतीश महाना यूपी विधानसभा के स्पीकर चुने गए। सर्वसम्मति से उन्हें स्पीकर चुना गया है। विपक्ष ने उनके खिलाफ कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था। सतीश महाना 8वीं बार बीजेपी के विधायक चुने गए हैं। स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और एसपी विधायक दल के नेता उन्हें अध्यक्ष के आसन तक ले गए और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनके साथ थे। ये तस्वीर आप उस वक्त की देख रहे हैं जब सतीश महाना विधानसभा के स्पीकर बने और सर्वसम्मति से निर्वाचन हुआ। विपक्ष ने कोई उम्मीदवार नहीं उतारा था और 8वीं बार चुने गए सतीश महाना। सतीश महाना ने यूपी विधानसभा के स्पीकर बनाए गए हैं और इस मौके पर दोनों डिप्टी सीएम और सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी उनके साथ मौजूद रहे। सतीश महाना की स्पीकर चुने जाने के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहली बार सदन को संबोधित किया। इस मौके पर सीएम योगी ने सतीश महाना की काफी तारीफ की। सीएम योगी ने यह भी कहा कि सर्वसम्मति से चुनाव भारतीय लोकतंत्र की बहुत बड़ी खासियत है। इस मौके पर सीएम योगी ने कहा कि जनता निगेटिविटी को स्वीकार नहीं करती। अभी बहुत दिन नहीं हुए हैं, मार्च प्रथम सप्ताह में दोनों ओर से मिसाइलें चल रही थी और उस समय हर व्यक्ति एक दूसरे के हमलों से झुलसने से बचने के लिए अपने अपने स्तर पर प्रयास कर रहा था। लेकिन यह भारत में ही संभव हो सकता है और भारत में भी उत्तर प्रदेश में ही कि राजनीतिक मतभेद भले ही कितने क्यों न हो, लेकिन लोकतंत्र को पुष्ट करने के लिए सर्वानुमति का रास्ता अपनाने और लोकतंत्र की गरिमा को और उसकी मर्यादा को बनाए रखने के लिए हम मिलकर के इस अभियान को आगे बढ़ाएंगे। और आज आप एक व्यक्ति जिसकी अपनी कोई जाति न हो, जिसकी अपनी जातीय पहचान न हो, जिसने अपने जन्म के साथ ही पैतृक रूप से महाना शब्द जोड़ करके अपने को ये कहा कि भैया हम तो सेवा करते करते महान हैं, इसलिए हम लोग केवल राष्ट्रवाद, सुशासन, विकास और गरीब कल्याण के इस अभियान के साथ जुड़ करके अपने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और लगातार जनता का एक विश्वास अर्जित करना। एक चुनाव हो सकता है, 2 चुनाव हो सकते हैं, तीसरा भी चल सकता है, लेकिन बार बार चुना जाना, अच्छे वोटों से चुना जाना, हर बार मत का प्रतिशत बढ़ जाना एक बहुत सकारात्मक संदेश है। और पिछली सरकार में मुझे उस सरकार को भी नेतृत्व देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। उस सरकार में औद्योगिक विकास मंत्री के रूप में जो कार्य किया, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंदर 3,60,000 करोड़ रुपए से अधिक की निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने का कार्य करना था। आज आप उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में आपका यहां पर सर्वसम्मति से चयन हुआ है। मैं इसके लिए आपको हृदय से अभिनंदन करता हूं, आपको हृदय से बधाई देता हूं। और इस मौके पर अखिलेश यादव ने भी सदन को संबोधित किया। अखिलेश यादव ने अध्यक्ष से कहा कि अब आपके लिए लेफ्ट और राइट सब बराबर है। अखिलेश ने विदेश दौरे को लेकर उठे सवालों का तंज भरे लहजे में जवाब दिया। ऐसे बहुत सारे कम लोग होते हैं जो लगातार एक क्षेत्र में जीतते रहे। स्वाभाविक है वही सदस्य जीतता है जो जनता के बीच में लोकप्रिय हो, जनता का उससे प्यार हो। और आप जरूर उस जनता के बीच में घुल मिल ऐसे गए होंगे जिसकी वजह से जनता ने कभी किसी दूसरे दल के प्रत्याशी के लिए नहीं देखा और आपको लगातार जिताया। 18वीं विधानसभा में आप भारी बहुमत से जीत करके आए कि जहां हमें आपकी जरूरत पड़ेगी और बिना आपके स्वस्थ लोकतंत्र नहीं चल सकता। हालांकि आप राइट साइड से आए हैं, लेकिन ध्यान आपको लेफ्ट में रखना है। अब आपको उन्होंने छोड़ दिया है
मुझे उम्मीद है निष्पक्ष हैं आप, और आपको अब छोड़ दिया उस स्थान पर बैठा करके। आप राइट की तरफ नहीं देखेंगे आप केवल लेफ्ट की तरफ देखिए। और ये हाउस के वो रेफरी हैं, आप हाउस के वो रेफरी बनेंगे आप कि कभी गेम का हिस्सा मत बन जाना, क्योंकि आप राइट से आए। और मुझे खुशी है कि अध्यक्ष ऐसे हमारे बने हैं कि अब जब कभी विदेश यात्रा होगी तो भूलेंगे नहीं हम लोगों को। ये ना करना कि राइट वालों को बिठा करके ले जाएं आप। हालांकि राइट में कुछ ऐसे सदस्य हैं वो विदेश नहीं जाना चाहते, और सही बात है तो सही बात है, वो विदेश नहीं जाना चाहते। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं, अध्यक्ष महोदय, उनका नाम मालूम हो तो बता दिया, शुरू से आसानी हो जाएगी। आवाज मैं बात को आगे नहीं बढ़ाऊंगा अध्यक्ष महोदय। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि विदेश जाने का कुछ लाभ भी है। मैं उन लाभों की बात नहीं कर रहा हूं जो कभी कभी कुछ लोग उठाते हैं सवाल। ये जो एक्सप्रेस वे की बात नेता सदन कह रहे थे, मैं यकीन से अध्यक्ष जी कह सकता हूं, अगर मैं विदेश नहीं गया होता तो शायद देश का सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे नहीं बना पाता। पोर्टफोलियो मिलने के बाद टीम योगी के कई मंत्रियों ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाली है, जितिन प्रसाद ने लोक निर्माण विभाग, सूर्य प्रताप शाही ने कृषि विभाग, भूपेंद्र सिंह चौधरी ने पंचायती राज विभाग का जिम्मा संभाला और योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने संजय निषाद ने मत्स्य विभाग और नरेंद्र कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग का कार्यभार संभाल लिया। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज अपने दफ्तर पहुंचे और ग्राम विकास विभाग का कार्यभार संभाल लिया। कार्यभार संभालने के बाद ऋषभमणि त्रिपाठी ने केशव मौर्य से खास बातचीत की। आपको बहुत बहुत बधाई हो। प्राथमिकता पहली क्या होगी? जो भी विभाग की योजनाएं हैं, वह योजनाएं जिसके लिए बनी हैं उन तक सुविधाजनक ढंग से पहुंचे, ये हमारा प्रयास होगा और बहुत शानदार ढंग से हम लोग अपने विभाग के माध्यम से और गांव को आगे लेकर के जाएंगे। 100 दिन पे रिपोर्ट कार्ड देने की बात कही है। एकदम पूरी कार्य योजना तैयार करेंगे। अभी आज ही कल शाम को विभागों का वितरण हुआ है। अब आज चूंकि माननीय विधानसभा अध्यक्ष का निर्वाचन की प्रक्रिया लगभग पूरी है, वह प्रक्रिया पूरी करने के बाद बैठेंगे और बैठ करके सारी कार्य योजना तैयार करेंगे। पिछले अनुभव का कितना फायदा मिलेगा? निश्चित तौर से अनुभव तो देखिए सरकार में रहने का बहुत सारा रहता है और उस अनुभव का फायदा लेंगे, और जो नहीं अनुभव होगा, जिनके पास अनुभव है, उनके अनुभव को शेयर करेंगे। लेकिन जिससे हमारे प्रदेश की जो 24 करोड़ आबादी है उसमें से सर्वाधिक आबादी गाँव में रहती है, तो गाँव के विकास के लिए कोई कमी शेष नहीं छोड़ेंगे। तो ये थे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जिन्होंने साफ कहा है कि प्रदेश की काफ़ी आबादी जो गांव में रहती है उनके विकास के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। कैमरामैन उपेंद्र यादव के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज़ 18 लखनऊ। और अब बात करेंगे लखीमपुर खीरी हिंसा मामला। यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया जवाब। पीड़ित परिवारों के आरोपों से इनकार किया है। याचिका में जमानत लगाया गया था और इसका विरोध नहीं करने का आरोप है। यूपी सरकार ने कहा जमानत का यहां पर पुरजोर विरोध किया है। आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होगी। तो यूपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल किया। पीड़ित परिवारों के आरोपों से इनकार किया गया। हालांकि जो चार्जशीट दाखिल की गई थी उसमें आशीष मिश्रा को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसके बाद जमानत, और फिर आपको बता दें कि आशीष मिश्रा की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में कल अहम सुनवाई होगी। आगे बढ़ते और बात करते हैं बुलंदशहर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने अभियान चलाकर एक साथ 57 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया है। सभी अलग अलग मामलों में फरार चल रहे थे। एसएसपी के मुताबिक बदमाशों को पकड़ने के लिए रात भर दबिश दी गई। तो बदमाशों के खिलाफ रात भर अभियान चला, जिसके बाद बुलंदशहर के पुलिस को सफलता हाथ लगी। एक साथ 57 अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
और इस अभियान के जरिए ही ये सफलता मिली है। अलग अलग मामलों में ये बदमाश फरार चल रहे थे और देर रात तक ये दबिश दी गई। लगातार पुलिस इन अपराधियों की तलाश कर रही थी, लेकिन एक साथ 57 अपराधी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है और ये बड़ी सफलता पुलिस को हाथ लगी है। और चलिए बात करते हैं तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड में, ये खबरें आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बात करेंगे जल संरक्षण के मामले में यूपी देश का नंबर 1 राज्य बन गया है। वाटर मैनेजमेंट के लिए यूपी को देश भर में पहला स्थान मिला है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ये अवार्ड दिया है। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ये अवार्ड लिया। तो जल संरक्षण में यूपी नंबर 1 है और इसके लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने यह अवार्ड दिया है। जल संरक्षण में यूपी नंबर 1 बना है। वाटर मैनेजमेंट के लिए यह पहला पुरस्कार मिला है और जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने यह अवार्ड लिया है। तीसरे नेशनल अवार्ड वाटर अवार्ड में नेशनल नेटवर्क 18 को पहला पुरस्कार मिला है। मिशन पानी कार्यक्रम के लिए न्यूज 18 को पहला पुरस्कार मिला है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने यह अवार्ड दिया है। आपको बता दें, न्यूज 18 ने जल संरक्षण मुहिम पर आधारित कार्यक्रम दिखाया था, जिससे जल संरक्षण की मुहिम को काफी बढ़ावा मिला था। तो मिशन पानी कार्यक्रम को अवार्ड मिला है, राष्ट्रपति ने यह अवार्ड दिया है। न्यूज 18 ने 50 कहानियां दिखाई थी जल संरक्षण की मुहिम पर आधारित ये कार्यक्रम। और बात करेंगे दुबई एक्सपो में भारत की धूम है। न सिर्फ हिंदुस्तान की अंतरिक्ष विज्ञान में उड़ान की, बल्कि भारत की सांस्कृतिक विरासत को भी वहां पर दिखाया जा रहा है। दुबई एक्सपो से जो तस्वीरें आई हैं वो हिंदुस्तान की दुनिया में बढ़ती धमक की कहानी बता रही है। दुबई एक्सपो, पहली बार किसी अरब देश में लगा तकनीक का मेला। यहाँ दिखता है भविष्य का शहर। दिल्ली से 2164 किलोमीटर दूर लगे इस मेले में न्यूज 18 जब पहुंची तो यहाँ पर हिंदुस्तान की संस्कृति की झलक दिखी। न्यूज 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन ने दुबई एक्सपो से ऐसी तस्वीरें भेजी हैं जिन्हें देखकर आप भी गर्व करेंगे। मैं इस समय मौजूद हूं दुबई में और दुबई के एक्सपो में मैं पहुंचा हूं और मैं इंडिया पवेलियन में खड़ा हूं, इसलिए आपको तिरंगा दिख रहा है, सुस्वागतम लिखा हुआ है। और अब मैं अगले कुछ मिनटों में कुछ को बताऊंगा कि भारत की संस्कृति और इनोवेशन का, इसके साथ स्पेस का बेजोड़ मेल क्या है आज इंडिया पवेलियन के अंदर, जहां पर मैं आपको दिखाऊंगा कोणार्क मंदिर, श्री राम मंदिर दिखाऊंगा, काशी विश्वनाथ धाम, साथ ही दिखाऊंगा इसरो की टेक्नोलॉजी, साथ ही दिखाऊंगा योगा की ताकत। दुबई एक्सपो में प्रवेश करते ही आपको एक अद्भुत दुनिया दिखेगी। ये स्पेस की दुनिया है। अब आपको मैं बताऊं तो ये स्पेस टेक्नोलॉजी है, जिसको हम कह सकते हैं कि कैसे इंडिया की एस्ट्रोनॉमी ने दुनिया को रास्ता दिखाया है, जिसमें प्राचीन भारत की बात भी है, एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोनॉमी की भी बात है। इसके साथ साथ इंडिया का लिटरेचर और हेरिटेज कितना महत्वपूर्ण है उसकी बात बताई गई है। स्पेस के क्षेत्र में हिंदुस्तान ने ऊंची छलांग लगाई है। चंद्रयान के बाद सूर्य, मंगल, शुक्र की बारी। बताया जाता है कि स्पेस में भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों की सवारी भी जाएगी। जब न्यूज 18 की टीम दुबई एक्सपो में हिंदुस्तान की शक्ति को देख रही थी तो उस वक्त हमारा भविष्य भी दिख रहा था। और अब मैं मौजूद हूँ भारत की स्पेस ताकत में। मैं मौजूद हूँ इसरो का जो यहाँ पवेलियन है उसके अंदर, इस इंडिया पवेलियन में जो इसरो का सेक्शन है वहां मैं मौजूद हूँ। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है, यहाँ पर पहला रॉकेट हमारा कब उड़ा था वो भी बताया गया है 1980 के अंदर, और हमने लेटेस्ट किस टेक्नोलॉजी तक पहुंचे हैं उसका मुशायरा किया गया है। ये वाकई नजारा अद्भुत है। दुबई एक्सपो में भारत की अंतरिक्ष में उड़ान की कहानी दिखाई गई है। इतने शानदार तरीके से पवेलियन को सजाया गया है कि जो भी जाता है देखता रह जाता है। और ये भी स्पेस टेक्नोलॉजी का ही पार्ट है, जिसमें ये इंडियन स्पेस लॉन्च व्हीकल गैलरी है, जो कि जिसमें बताया गया है कि किस तरह से भारत जो है अपनी,
स्पेस पावर का इस्तेमाल करता है और किस तरह से वो इतनी डायनामिक है, जिस तरह से उसमें बदलाव आए हैं टेक्नोलॉजी के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ। जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, अद्भुत मिश्रण है ये संस्कृति का, टेक्नोलॉजी का। और दुबई में हिंदुस्तानी संस्कृति और तकनीक का नमूना पूरी दुनिया देख रही है। यहाँ आते ही दुबई में हिंदुस्तान की खुशबू आती है। और अब ये सीढ़ियां जैसे जैसे ऊपर बढ़ रही है, आपको मैं बता दूं, अब मैं आपको इंडिया पवेलियन के ऐसे फ्लोर पे लेके जा रहा हूं जो फ्लोर देखकर आपको बड़ा अद्भुत लगेगा, बड़ा जबरदस्त लगेगा। तो स्पेस से अब हम चल रहे हैं अपनी संस्कृति की तरफ, अब हम चल रहे हैं अपनी कल्चरल पावर की तरफ। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में राम मंदिर मॉडल रखा गया है, तो काशी विश्वनाथ धाम की कहानी भी दिखाई जा रही है। जैसा मैंने बताया, ये भारत की कल्चर पावर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं अब इंडिया पवेलियन के सेकंड फ्लोर पर हूं और यहाँ पर ये काशी विश्वनाथ धाम है। वो काशी विश्वनाथ धाम जो बनारस के तट पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम जो महादेव की धरती पर है, वो काशी विश्वनाथ धाम, जिस काशी विश्वनाथ धाम को हमने देखा वो कितना अद्भुत कितना अद्भुत बना है, और वो इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ काशी विश्वनाथ धाम है, यहां पर आपको और भी मंदिर देखने को मिलेंगे, और भी कल्चरल ताकतें देखने को मिलेगी। अब मैं मौजूद हूं सन टेम्पल कोणार्क के मॉडल के पास। बहुत ही खूबसूरत मॉडल ये बना हुआ है और ये भी इंडिया पवेलियन का बड़ा हिस्सा है। मैंने बोला था आपको, ये जो इंडिया पवेलियन का हिस्सा है आपको बड़ा खूबसूरत लगेगा। और ये है रण की वाव, पाटन, गुजरात। तो एग्जैक्ट उसका रेप्लिका है। ये हम कह सकते हैं इन्वर्टेड टेम्पल है। इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द फाइनेस्ट टेम्पल्स इन गुजरात। इसको उसका हम मायना दे सकते हैं। बहुत ही परफेक्शन के साथ इसको बनाया गया है। रण की वाव पाटन को बहुत ही खूबसूरती से इसको बनाया गया है और इसके अंदर करीब करीब 800 स्कल्पचर का इस्तेमाल हुआ है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत तरीके से बना हुआ है। यहाँ ताजमहल भी है तो हम्पी का स्टोन चरियोट भी है। यहाँ स्वर्ण मंदिर के साथ जामा मस्जिद को भी दिखाया गया है। और अब हम इंडिया पवेलियन के उस गैलरी में मौजूद हैं जहाँ पर हरमिंदर साहिब है, यानी गोल्डन टेम्पल है, और श्री राम का मंदिर भी है। यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। हरमिंदर साहिब जो कि अमृतसर में है, अमृतसर पंजाब के अंदर है, उसका रेप्लिका यहाँ पे बना हुआ है, वो है। साथ ही जो प्रभु राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या के अंदर, उसका 3D मिनिएचर है। यहाँ पर किस तरह से भगवान राम का मंदिर बन रहा है, लोगों की भीड़ है यहाँ पर देखने के लिए। और श्री राम का वो मंदिर जो 500 साल बाद, या फिर कहें तो 50 साल की तो लीगल बैटल के बाद बन रहा है, उसका रेप्लिका है ये। और उसके साथ यहाँ पर जामा मस्जिद है, दिल्ली की जामा मस्जिद तो पुरानी दिल्ली में स्थित है। हिंदुस्तान को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मेक इन इंडिया का शेर भी यहाँ पर गरज रहा है। और इस शेर के गरजने का मतलब है भारत में नौकरी बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है भारत में कि वैश्विक स्तर पर शक्ति बढ़ना। इस शेर के गरजने का मतलब है भारत के अंदर ग्रोथ होना। दुबई एक्सपो के इंडियन पवेलियन में पीएम मोदी की दुनिया के नेताओं के साथ ली गई तस्वीरें भी दिखाई जा रही थी। ये तस्वीरें वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही हैं। पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ते भारत की ये तस्वीरें हैं, जिसे देखने के लिए दुनिया भर के लोग इंडियन पवेलियन में आए। दुबई एक्सपो से न्यूज़ 18 के मैनेजिंग एडिटर अमीश देवगन की स्पेशल रिपोर्ट।